अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक के आज के इस शो में आप सभी हजरात का इस्तकबाल है। जब से यूरोप में मॉडर्निज्म की तहरीक चली है, तब से मगरबी तहजीब ने दुनिया को अजीब व गरीब और कुछ गैर फितरी नजरियात से मुतारफ कराया है। उन्हीं गैर फितरी नजरियात में एथियज्म और इल्हाद भी है। इब्तदा में ये नजरिया सिर्फ उन लोगों में मकबूल हुआ जो ईसाइयत की गैर मंतिकी और इलॉजिकल तशरीह को मुस्तरद कर चुके थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नजरिया दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैला और आज एथियज्म खुद एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हाल ही में एक सऊदी लड़की रहफ अल कानून के मामले को जब आलमी मीडिया ने तवज्जो दी, तो उससे ये अंदाजा हुआ कि मजहब से बेजारी का ये मसला उन मुआशरों में भी फैल रहा है जिन्हें दुनिया मुस्लिम मुआशरा समझती है। पाकिस्तान के एक सहाफी मुबश्शिर जैदी ने अलल ऐलान जब मजहब की जरूरत पर कुछ सवालात उठाए, तो ये देखकर हैरत हुई कि सोशल मीडिया पर उनको काफी सपोर्ट मिला। आज के प्रोग्राम का एक सेगमेंट इसी मौजू पर है, जबकि दूसरा जो सेगमेंट है उसका ताल्लुक भी मॉडर्निज्म के एक नजरिए कैपिटलिज्म के इस तस्वुर के साथ है कि दुनिया में आबादी बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं बल्कि खत्म हो रहे हैं। और फिर उसके बाद इस नजरिए को आगे चलाते हुए तीसरी दुनिया में मुसलमानों को सीधे सीधे ये इल्जाम दिया जाता है कि मुसलमानों की वजह से आबादी बढ़ रही है, जबकि अगर देखा जाए कि 50 मुल्कों में इस वक्त मुसलमान फैले हुए हैं, 50 से ज्यादा मुल्कों में, और मुसलमानों की टोटल आबादी 1 बिलियन से कुछ जायद है, और हिंदू सिर्फ एक मुल्क में है और 1 बिलियन से कुछ कम है। आज के इस शो में हमारे साथ हैं पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफी और साबिक सिविल ऑफिसर जनाब औलिया मकबूल जान साहब। मैं आज के इस शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में एक और शख्सियत जुड़ने वाली है, जनाब जुहैब शेख साहब। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इल्हाद के ऊपर ये बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सतह पर ये पहले शख्स हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से शुरूर और आगाही पैदा की। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है आज का, वो है आबादी से मुताल्लिक। और ये साहब, मैं क्लिप्स देख रहा था आपकी भी, और इसके अलावा जो मैंने इस ताल्लुक से थोड़ी सी तहकीक की। 1798 में आबादी के ताल्लुक से ये नजरिया दरअसल दुनिया को दिया गया कि रिसोर्सेज कम हो रही हैं और आबादी बढ़ रही है, और उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि 1890 तक दुनिया से खाना खत्म हो जाएगा और दुनिया भूखी मर जाएगी। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1968 में ये रिसर्च की कि खाना बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, और 1980 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। और इस बुनियाद पर एक जबरदस्त उसकी डोनेशन और फंडिंग कायम हुई, जिसको UNFPA के नाम से आज जाना जाता है। तो गोया कि 300 साल से ये जो साइंसदान हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं कि दुनिया खत्म हो रही है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वसाइल में कमी आ रही है और आबादी बढ़ रही है। और लोग हैं कि इस फेक नैरेटिव को पर यकीन किए जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को हमें अवेयरनेस करानी चाहिए कि ये नैरेटिव एक फेक नैरेटिव है, और तब तक कि हम इस बेवकूफी के ऊपर यकीन करते रहेंगे? आपका इस ताल्लुक से क्या कहना है? देखिए, मार्क्सस ने ये नजरिया पेश किया था कि दुनिया की आबादी जो है ये 2, 4, 8 और 16 के हिसाब से बढ़ रही है, और रिसोर्सेज जो है 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान को खाने पे मजबूर हो जाएगा। ये नजरिया यूं तो वैसे दुनिया की किताबों में चलता रहा, और उसके बाद वो सोचते रहे, लेकिन मसला सारा ये है कि 50s के अंदर कहीं जाके उन्होंने जो कंट्रासेप्टिव है उसको इजाद किया। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है कि जिसने इस पूरे के पूरे नजरिए का साथ दिया, और वो थी कि कॉर्पोरेट कल्चर ने जो फैमिली सिस्टम के ऊपर हमला किया था और इंडिविजुअलिज्म का बीज बोया था, उसने इसको मजीद आगे बढ़ावा दिया। उस वक्त तक तो मर्द के हाथ में कंट्रासेप्टिव था, मर्द जो था वो चाहता था तो औलाद पैदा करता था, मर्द चाहता था तो नहीं करता था। 1961 के अंदर कहते ये है कि एक ऐसी चीज इजाद हुई है जिसने पूरी दुनिया की अखलाकियात को बदल दिया, पूरी दुनिया की आबादी को बदल दिया। उसको कहते हैं द पिल। तो जो गोली इजाद हुई है, जिस गोली को जो औरत खाती है, उसके बाद वो अपने बच्चा पैदा करने के बारे में उसके पास ऑप्शन मिल जाती है। इस पिल ने 2 काम किए। एक तो उसने ये किया कि वो सारे का सारा बच्चे पैदा करने का इख्तियार जो है वो मर्द से लेके औरत के पास किया, और दूसरा ये है कि उसको खुफिया भी बना दिया कि उसको तो चाहे तो जिसको चाहे बच्चा पैदा करे, जिसको चाहे ना करे।
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی اخلاقیات، اس کے ریلیشن شپ کو بھی خفیہ بنا دیا، اور وہ ایک ایسا طوفان پھٹا کہ جس طوفان کے اندر صرف ایک دہائی کے اندر آپ سوچیں تو اس طرح فیملی لائف ڈسٹرب ہو گیا. آپ 60s کے بعد کے ڈرامے دیکھنا شروع ہو جائیں، 60 کے بعد کے ناول دیکھنا شروع ہو جائیں، 60 کے بعد کا ادب دیکھنا شروع ہو جائیں، اس ادب کے اندر سوائے انفیڈیلٹی کی اور کچھ نہیں ملے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سارے کا سارا ادب اس بات پہ بیس کر رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے لیگل خاوند کو چھوڑ کے اس کے تعلقات دوسرے تیسرے چوتھے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کو انہوں نے گلوریفائی کرنا شروع کیا. یہ تو بڑی مزے کی زندگی ہے اور سارا کچھ. اس کا ایک نتیجہ بڑا کمال کا نکلا، جس کا یورپ آج جس نتیجے کو بھگت رہا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ جب میں نے ہی زندہ رہنا ہے، اور اس سے پہلے کم از کم 100 سال تک ایک پوری کوشش کی گئی تھی کہ اب آپ کا تعلق صرف انڈیویجول کے طور پہ ہے، اور اس کے لیے پورا ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ دنیا میں آج تک 23 ایجوکیشن سسٹم آج تک لوگوں نے، انسان نے لوگوں کو دیے ہیں. ان میں سے بدترین ایجوکیشن سسٹم یہ ہے، کیونکہ یہ پہلا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جس نے پہلی دفعہ مارکیٹ میں تولا ہے آپ کی ڈگری کو. یعنی آپ کی آکسفورڈ کی ڈگری اگر $1,00,000 لیتی ہے تو آپ کی ہارورڈ کی ڈگری جو ہے وہ $1,50,000 لے گی. اور وہ علم ہی قابل پرسو کرنے کے لیے آپ اسی علم کو آگے لے سکتے ہیں جو بکے گا، ورنہ آپ کو تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، فلسفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اخلاقیات پڑھنے. اچھا، اس کا دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تک بلڈ کیا کہ تم پہلے نمبر پہ آؤ گے، دوسرے پر. اس پہ کتوں والی ریس لگی کہ دو بھائی بھی اگر ایک کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو چھپا رہے ہوتے ہیں، دو بھائی بھی اگر ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش میں اور ریس میں چلتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پورا معاشرہ جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹو ہیلپ ود دی کمنگ جنریشن، اگلی جنریشن پہ میں کیوں اپنے آپ کو میں اپنی زندگی میں کامیاب طور پہ یہاں سے چلا جاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیج بویا گیا تھا کہ لائف ہیئر اینڈ آفٹر کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی یہیں گزارنی ہے، تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا. اس وقت 28 ملک دنیا میں ایسے ہیں لیکن کے پاس. میں آپ کو یہاں انٹرپٹ یہ کروں گا کہ یہ جو مغرب نے تھیوری دی ہے، مغرب میں یہ کامیاب ہوئی اور وہاں آبادی کم ہوئی. 28 ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جن میں کینیڈا بھی ہے، فن لینڈ بھی ہے، جاپان بھی ہے، جو ان آبادی کی قلت سے اس وقت پریشان ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلم سوسائٹی بھی اس نیریٹو کو بائی کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی اگر ہم آبادی کو کنٹرول کریں گے تو ہم آئندہ نسلوں کے لیے اپنے ریسورسز کو بچا پائیں گے، جبکہ یہ تھیوری ایک فیک تھیوری ہے اور کئی مرتبہ گزشتہ 300 سالوں میں یہ تھیوری ناکام بول کو جھوٹی ثابت ہوئی. میرا جو اوریجنل سوال تھا وہ یہ تھا کہ آخر ہم اپنے لوگوں کو بتانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کہ مغرب 300 سال سے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور آپ کب تک مزید اس کی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، مغرب نے 2 ایفرٹ کی تھی مسلمانوں کی آبادی کو. پہلے انہوں نے کنورژن کا کام کیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ پورے کا پورا اس وقت کولونیل پاور نہیں ہے. اس وقت فرانس، انگلینڈ، اس کے بعد پورچگل اور ڈچ، یہ چاروں کے چارے مسلم علاقوں کے اندر انہوں نے تقسیم کر لیے تھے. لیکن پادری جو تھے وہ چاروں کے ساروں مل کے ایک طے کرتے تھے کہ کس کے گھر میں کون پادری جائے گا. 4 ریجن کو تقسیم کیا تھا. اور آپ اندازہ کریں 250 سال کی ان کی مشنری تعلیم، ان کے سارے کاموں کا جب انہوں نے آخر میں رزلٹ نکالا تو حیران رہ گئے کہ صرف 1250 بندے جتنے پورے 1 ارب مسلمانوں میں سے جو کنورٹ ہوئے تھے، جو عیسائی ہوئے. اس کے بعد جان ہاپکنس انسٹیٹیوٹ کے اندر باقاعدہ پاپولیشن پلاننگ کو کم کرنے کے لیے CIA کی 3 دستاویزات ہے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے دستاویزات ہیں کہ اگر اوپر کا حصہ جو ہے افریقہ کا، اگر یہاں پر اگر آبادی بڑھ گئی تو ایک اور نیا میڈیٹرینین پیدا ہو جائے گا. جو نارتھ افریقہ ہے، جس میں مصر آتا ہے، جس میں سوڈان آتا ہے، جس میں مراکش آتا ہے، جس میں تیونس آتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس علاقے کے اندر بہت زیادہ پاپولیشن پلاننگ کو کرنا پڑے گا. دوسرا جو تھا، انہوں نے فورسبلی کہا کہ انڈین مسلم اور خصوصاً جو سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہے اس کے اندر اگر مسلمان پیدا ہونے چاہے شروع ہو گئے تو ایک اور خلافت موومنٹ باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے دستاویز کے اندر، نیشنل سیکورٹی، ایک اور خلافت موومنٹ پیدا ہو جائے گی اور پھر ہم سنبھال نہیں سکیں گے. باقی لوگوں کے بارے میں انہوں نے اتنا نہیں کیا کیونکہ ظاہر بات ہے سعودی عرب میں ویسے ہی بہت کم ہے، رقبہ زیادہ ہے. ایران بہت بڑا رقبہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں اس کے اندر. وہ بنیادی طور پر جس کے سارے ایشو کے اندر وہ لے کے آگے اس پر چلے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ ان کا فیل. آپ حیران ہوں گے کہ تعلقات خراب سے خراب رہے، تمام گیٹ بند رہی،
लेकिन UNFPA की एड कहीं खत्म नहीं हुई। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, जहां मैं जानता हूं, उनकी वो सर्विसेज जो है उनको दी इसी हिसाब से, और उसी सर्विसेज को लेके उन्होंने टोटल इतनी ज्यादा असिस्टेंस मिली कि गुज़श्ता तकरीबन 32 साल तक ये पॉपुलेशन प्लानिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान में चलता रहा, और पाकिस्तान जो है उसको वो नहीं कायल कर सके। यही हाल इंडिया का रहा, इंडिया के मुसलमानों का भी यही हाल रहा। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप में जो 28 मुल्क आपने, मैं आपको गिर बता सकता हूँ, वहां पर आबादी की हालत यह है कि अगर बाहर से लोगों को नहीं मंगाएंगे तो सर्विसेज उनकी जो है वो मेंटेन करने के लिए कोई नहीं होगा। दूसरी अहम बात यह है कि एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान चाहिए किसी बच्चे को स्टेबल और मुस्तहकम करने के लिए। हालत यह है कि ओल्ड एज होम में लोग ज्यादा जा रहे हैं वहां पर, और बूढ़ों को देखने के काबिल कोई बंदा नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनकी फ्यूनरल सर्विसेज, जनाजे उठाने के लिए उनके पास बंदे नहीं है। तो आपने कनाडा ने ऐलान किया है कि हमें 1 मिलियन लोग चाहिए। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात फिर दूसरी बात यह है कि लेकिन लगता ऐसा है कि अगर आप इंटरनेट पर थोड़ी देर रिसर्च भी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक ही जबान बोली जा रही है कि भाई आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। 2050 तक के दुनिया की आबादी 11 बिलियन हो जाएगी, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जबकि जो मसला है वो ये है कि आबादी बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, इसकी डेफिनेशन आज तक के लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जब इसको डिफाइन किया जाता है तो महज ये दिखा दिया जाता है कि किसी सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, या किसी बस में शामिल होने के लिए, ट्रेन में दाखिल होने के लिए बहुत भीड़ भड़का है। तो गोया कि जो पॉपुलेशन, जो प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की है, हम उसको ये दिखाते हैं कि ये पॉपुलेशन का मसला है, जबकि वो मसला अर्बनाइजेशन का है। देखिए, अर्बनाइजेशन का मामला है, तो मसला यह है कि 1920 के अंदर ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है। 1920 में जिस वक्त पासपोर्ट का डिजाइन आया है, उसमें लीग ऑफ नेशंस के अंदर और नेशन स्टेट्स का क्या शुरू है। 1924 में जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं तो दुनिया को एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई। अब ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया में अनएक्सप्लोर्ड जमीन इतनी ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते। कनाडा में अनएक्सप्लोर्ड एरिया इतना ज्यादा है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इवन अमेरिका के अंदर कितना अनएक्सप्लोर्ड एरिया है आप सोच सकते। दूसरा, रिसोर्सेज के हिसाब से भी ये था कि उन्होंने चूंकि 1920 तक इतना लूट मार के वहां अपने डेवलपमेंट कर ली हुई थी कि उन्होंने इस इलाके को अंडर डेवलप रखना ही था। अफ्रीका खुद देख लें कि अभी भी तो एक उसमें इकोनॉमिक्स में 2006 या 7 से पूरी स्टडी आई थी 37 पेजेस की, कि दुनिया के रिसोर्सेज अभी भी इससे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए तैयार है। जिस कायनात में मालिक ने ये कायनात पैदा की है, ये सबसे बड़ा इतलाज उसको है कि वो बच्चा भेज रहा है और उसके रिस्क का बंदोबस्त नहीं कर रहा। यानी सबसे बड़ा इतलाज जो था अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर है कि वो इस कायनात के अंदर एक बंदे को भेज रहा है और वो बंदे के लिए उसने रिसोर्सेज पैदा नहीं किया। अल्लाह के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो असल मसला ये नहीं है, बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल प्रोग्राम और नेशनल सिक्योरिटी, और ये प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा यहाँ पर ज्यादा फैलाया गया। हुआ ये है कि उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट हुआ है वो यूरोप में हुआ है, और उन्होंने इसको पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए यूज नहीं किया। उन्होंने इसको यूज किया है सेक्सुअल फ्रीडम के लिए, उन्होंने इसको यूज किया है एंटी एड्स, उन्होंने इसको यूज किया है मुख्तलिफ किस्म के पार्टनर्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए, उन्होंने इसको यूज किया है कि एक औरत जो है आजाद हो जाए और हमारे लिए बेहतरीन किस्म की सर्विस डिलीवर कर सके, एज अ पायलट, एज अ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पुलिसमैन। उन्होंने उस औरत को उस झंझट से आजाद किया जिसे बच्चे पालने का। उनका मकसद बिल्कुल और था, उन्होंने वो तबाह हो गए। हमारे लिए मकसद और है उनका। तो गोया कि आप ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मसला है वो नेशन स्टेट्स के वजूद में आने के बाद आया है, कि जो आबादी की तकसीम हुई है वो बिल्कुल गैर फितरी हुई है। यही वजह है कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की जो 50% आबादी है वो जमीन के 2% रकबे के ऊपर रहती है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आबादी का, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर ये नेशन स्टेट का तस्वुर ना होता तो और जब तक नहीं था तो आबादी को मसला नहीं था दुनिया में। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। यकीनन देखे ना, जिस वक्त पावर 1 करोड़ के करीब सरप्लस आबादी थी इंग्लैंड के पास, फ्रांस के पास, डच के पास और पोर्चुगीज के पास, और पूरी दुनिया में फैल गए और कारोबार करने लगे। कारोबार करके उन्होंने वहां जाके फतह कर ली। अब खौफ ये है कि जो हथियार हमने इस्तेमाल किया था आबादी का, वो हथियार जो है रिटर्न बैक ना हो जाए। अब देखे ना, इस वक्त जो जिस वैक्यूम को फिल करने के लिए
इंडियन पॉपुलेशन या पाकिस्तानी पॉपुलेशन या अफ्रीकन पॉपुलेशन वहां पहुंच रही है, या तो वो उनको अवॉइड करके पॉलिश को लेके आए थे और पॉलिश पॉपुलेशन ने उनके साथ वो किया, क्या वो उनको फिर मजबूर हो गए। अब असल खतरा ये है कि ये पॉपुलेशन जो है, ये जाहिर बात है आप रोक तो सकते नहीं, आपने अपने निजाम जिंदगी तो चलाना है। 1.1, 1.2, 1.6 ग्रोथ रेट पे आप मुल्क नहीं चला सकते, आपको कम से कम 2.1 का ग्रोथ रेट चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो मुस्लिम घराने हैं, वो मुस्लिम घराने पॉपुलेशन प्लानिंग पे अमल नहीं करते, वो उनके रिसोर्सेज पे बोझ में, उनके यहाँ एक फैमिली सिस्टम कायम है, उस फैमिली सिस्टम के अंदर लुक आफ्टर का सिस्टम है, वो उस तरह की बात, उनकी आबादी वैसे बढ़ रही है, कन्वर्जन का अपना खौफ चला आ रहा है। ये बहुत सारे मल्टीपल खौफ हैं जिसकी वजह से दोबारा ये 10 साल बड़ी खामोशी रही है पॉपुलेशन के प्लानिंग के प्रोग्राम के। दुखदार बात है, जो हेनरी किसिंजर ने एक फिक्रा बोला था, वी हैव टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेटेजिकली एंड इफ नॉट पॉसिबल मिलिटरीली। और मिलिटरीली उन्होंने करके देख लिया इराक में और अफगानिस्तान में, वो मिलिटरीली उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। आप बंदे इतने मार नहीं सकते, आप 18 साल की जंग के अंदर ज्यादा 10 लाख बंदा मार देंगे, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है, तो मशरूम ग्रोथ होती है, तो मिलिटरीली पॉसिबल। अब उन्होंने दोबारा वापस से प्रोग्राम शुरू कर दिया। अगला सवाल करने से पहले मैं इंडिया के तनाजुर में कुछ फैक्ट्स पेश करना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए। अगर आप ग्राफ देखें, इंडिया में 2005 और 2016 के दरमियान जो फर्टिलिटी रेट था, हिंदुओं में 2005 में फर्टिलिटी रेट था 2.59% और मुसलमानों में था 3.40%। 2016 में यानी तकरीबन 11 साल के बाद फर्टिलिटी रेट हिंदुओं में 2.13% रह गया, जबकि मुसलमानों में 2.61। इसका मतलब यह हुआ कि 0.46 हिंदुओं के अंदर फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है और 0.79% यानी हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर गिरावट आई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस रेट से आबादी बढ़ती रही तो 2050 में हिंदू 1.3 बिलियन होंगे, जबकि मुसलमान 311 बिलियन। हिंदुस्तान में ये बहुत से पॉलिटिशियंस ये फेक न्यूज चलाते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस डेटा को सामने रखें और हिंदुओं की आबादी बिल्कुल ना बढ़े और मुसलमानों की आबादी इसी रेट से बढ़ती रहे, तब भी हिंदुओं के बराबर आने में मुसलमानों को 200 साल लगेंगे। तो ये एक असल में ब्राह्मणिकल ऑर्डर का में यकीन रखने वाले जो 3% लोग हैं, उन्होंने 90% लोगों को गुलाम बनाने के लिए मुआशरे के एक तबके को दूसरे तबके से डराया हुआ है और इसी वजह से मुसलमानों की आबादी के ताल्लुक से ये होक्स क्रिएट किया हुआ है। और ये साहब एक सवाल बहुत अहम और हसास में करने जा रहा हूं, और हसास इसलिए है कि इसका ताल्लुक बर्रे सगीर के बच्चों की सेहत से भी है। एक पोलियो की खुराक को लेकर, पोलियो ड्रॉप्स को लेकर यह मसला उठाया जाता है कि इन ड्रॉप्स के जरिए दरअसल ये साजिश हो रही है कि फर्टिलिटी रेट लोगों के अंदर कम हो जाए। तो हालांकि हमने ये भी देखा है कि इस पोलियो ड्रॉप से फायदे भी हुए हैं और इंडिया को ऑफिशियली पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप इस तस्वुर को, आप इस नैरेटिव को क्या समझते हैं कि क्या वाकई पोलियो ड्रॉप से कुछ इस तरह की साजिश है? देखिए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूं पूरे पाकिस्तान का जी, और जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ जो होता है ये पोलियो की स्कीम का इंचार्ज भी होता है। और वो जो बिल गेट्स जो था, वो उसकी गेटी फाउंडेशन जो थी, वो उसको हमें पोलियो के कतरे खरीद के देती थी। इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बकायदा पोलियो वैक्सीन जो है वो इजाद भी कर ली थी, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उसकी बुनियादी वजह 2-3 चीजें कि इंटरनेशनल लेवल पे इसके अंदर इतनी करप्शन है परचेज ऑफ वैक्सीन के अंदर कि वो सारे के सारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको परचेज को WHO के पास रख दिया हुआ था और WHO जो थी वो उसके अंदर से वो करप्शन ऑर्डर बन गया हुआ था कि पाकिस्तान के ऑर्डर सिस्टम से बाहर चला गया था और वहां से वो लेके आते थे। अब रिसर्चेस तो बहुत सारे भी लोग हमें मुझे भी देते थे कि ये रिसर्च देखे पोलियो के बारे में ये है, लेकिन इंपीरियल डाटा जो है वो इकट्ठा करना ज्यादा सा मुश्किल हो जाता है। जाहिर बात है उसके लिए आपको फिर बहुत बड़ी, कुछ नहीं बड़ी लेबोरेटरी चाहिए देखने के लिए कि क्या इसका इफेक्ट है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम तो हुई नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट 95% कवरेज जो है पोलियो की मौजूद है। तो अगर खत्म होनी होती
جی بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی, اگر ختم ہونی ہوتی اس کے بعد آپ کی آواز کٹ گئی تھی. تو اگر وہ ختم ہونی ہوتی تو اسی وقت ہو جاتی پہلے ہی, جیسے طور پر وہ کم ہو جاتی, کیونکہ ظاہر بات ہے 95% کوریج ہو گیا ہے اور اس سے کوئی پاپولیشن کا خاص ریڈکشن تو نہیں ہوئی ہمارے. بہت بہتر.